हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवम मौर्य। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए क्योंकि आज मैं आपको उत्तर प्रदेश एंटी कन्वर्जन लॉ के बारे में विस्तार से जानकारी दूंगा, जो आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खासकर स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि इस कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी तथा इस कानून में क्या क्या प्रावधान हैं, तथा इस कानून को संविधान के एंगल से भी जानेंगे। तो जानते हैं इस कानून के बारे में। एंटी कन्वर्जन लॉ उत्तर प्रदेश में किस नाम से बना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम्स में ये बहुत महत्वपूर्ण है हमारे लिए। द उत्तर प्रदेश प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल रिलीजियन कन्वर्जन लॉ 2020, इसको हिंदी में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश 2020 के नाम से जाना जाता है। अब एग्जाम्स में इसके हमको दे दिया जाएगा नाम, अलग अलग नाम से अब देंगे। 4 ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम में, जिसमें इसका जैसे उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध है तो यहाँ नाम में कुछ चेंज कर दिया जाएगा। इसलिए हमको ध्यान देना होगा कि हमको सही नाम बिल्कुल याद होना चाहिए। यूपी सरकार ने अध्यादेश को कब मंजूरी दी? उत्तर प्रदेश सरकार की कैबिनेट ने इस अध्यादेश को 24 नवंबर 2020 को मंजूरी दी। कानून को राज्यपाल की मंजूरी कब मिली? तो यूपी की गवर्नर श्रीमती आनंदीबेन पटेल ने इसे 28 नवंबर 2020 को मंजूरी दे दी और ये कानून इसके बाद पूरी यूपी में पूर्ण रूप से लागू हो गया। कानून बनाने के उद्देश्य क्या क्या हैं? तो इस कानून का मकसद जबरन, छलकपट या लालच देकर धर्मांतरण के उद्देश्य से होने वाले विवाह और सामूहिक धर्म परिवर्तन को सख्ती के साथ रोकना है। यानी कि इस कानून का मेन उद्देश्य है अवैध धर्मांतरण को रोकना, सामूहिक धर्म परिवर्तन को भी रोकना। कानून में क्या क्या प्रावधान हैं? तो फॉर इंटर रिलीजियस मैरिज, अगर शादी दो अलग अलग धर्म के लोगों की हो रही है तो उसके लिए इस कानून में प्रावधान धर्म परिवर्तन के लिए जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी और ये बताना होगा कि धर्म परिवर्तन जबरन, दबाव डालकर, लालच देकर या किसी तरह के छल कपट से नहीं किया जा रहा है। इसकी सूचना जिलाधिकारी को 2 महीने पहले देनी होगी। तो इसमें अब वो कर दिया, प्रावधान है कि 2 महीने पहले सूचना देनी होगी आपको, अगर शादी 2 अलग अलग धर्म के लोग कर रहे हैं तो। नल एंड वॉइड प्रोविज़न, अगर कोई सिर्फ लड़की के धर्म परिवर्तन के लिए उससे शादी करेगा तो वह शादी शून्य मानी जाएगी, यानी उसे अमान्य माना जाएगा। इस प्रावधान को कहते हैं नल एंड वॉइड। इस कानून के तहत सजा एवं जुर्माना, तो जिलाधिकारी को सूचित न करने पर, जो मैंने पीछे बताया था आपको, 6 महीने से 3 साल तक की सजा होगी। वहीं कम से कम 10,000 का जुर्माना भी देना होगा अगर आप जिलाधिकारी को बगैर बताकर शादी कर रहे हैं। उसके बाद अगर जिलाधिकारी को पता चला तब। जबरदस्ती प्रलोभन से किया गया धर्म परिवर्तन संज्ञेय और गैर जमानती अपराध होगा। यानी कि अगर इस तरीके का अपराध पाया गया तो नॉन बेलेबल अपराध माना जाएगा इसे। इसमें किसी तरीके की कोई जमानत नहीं होगी। इस कानून को तोड़ने पर कम से कम 15,000 रुपये का जुर्माना, 1 से 5 साल तक की सजा होगी। अब इसी के अंदर आता है नाम बदलकर शादी करना, वो इसी के अंदर आता है। नाम बदलकर अगर आप शादी कर रहे हैं, ठीक, तो 15,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा। 1 से 5 साल तक की सज़ा है अगर किसी तरीके से उसके बाद अगर पुलिस को पता चलता है तब। यही काम नाबालिग यानी माइनर या अनुसूचित जाति या जनजाति की लड़की के साथ करने में कम से कम
25,000 रुपये का जुर्माना और 3 से 10,000 तक की सज़ा होगी, यानी 3 से 10 साल तक की सज़ा होगी। इसमें मैंने जो जो इम्पोर्टेंट है उसको रेड कर दिया है ताकि कोई दिक्कत ना हो। गैर कानूनी सामूहिक धर्म परिवर्तन में कम से कम 50,000 रुपये तक का जुर्माना और 3 से 10 साल तक की सज़ा होगी। यानी कि अगर सामूहिक धर्म परिवर्तन हो रहा है तो 50,000 रुपये का जुर्माना होगा, उसमें 3 से 10 साल तक की जेल होगी। और यूपी के होम मिनिस्टर कौन हैं? गृह मंत्री। तो यूपी के चीफ मिनिस्टर माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास ही गृह मंत्रालय है। तो हमको ये याद रखना पड़ेगा क्योंकि गृह मंत्रालय से लॉ मंत्रालय को एडवाइजरी जारी की गई थी इस कानून को बनाने के लिए। तो हमको ये भी याद रखना पड़ेगा यूपी के कानून मंत्री कौन है? तो माननीय श्री ब्रजेश पाठक जी यूपी के कानून मंत्री हैं। अब हम जानेंगे, अब इस कानून को संविधान के एंगल से भी हम जानेंगे कि ये कानून कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है, ये चीज़ हम इसमें जानेंगे। तो संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन करता है, यानी कि 12 से लेके 35 जो हैं वो मौलिक अधिकारों का वर्णन करते हैं, जिसमें सबसे पहला अधिकार समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी 14 से लेके 18 तक। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम 19 से लेके 22 तक। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन यानी कि 23 से 24 तक। और संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 मौलिक अधिकारों का वर्णन मिलता है, जिसमें समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी अनुच्छेद 14 से लेके 18 तक, यानी कि सबको समान अधिकार होगा। दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, यानी कि इसमें स्वतंत्रता के बारे में अनुच्छेद दिए गए हैं जो 19 से 22 तक हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन अनुच्छेद 23 से 24 तक, यानी कि शोषण, जो बच्चों का शोषण होता है इसमें उसके बारे में कहा गया। लेकिन हमको बात करना है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये इस एंगल से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जो चौथा अधिकार है ये है अनुच्छेद 25 से 28 तक। और पांचवा है सांस्कृतिक तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, कल्चरल एंड एजुकेशन रिलेटेड राइट, ये 29 से 30 तक। इसको हम कहते हैं अल्पसंख्यक का अधिकार भी कहते हैं इसी को हम। तो और छठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, यानी कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अनुच्छेद 32। तो अब हम जानते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में। तो मौलिक अधिकारों की व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहा हूं मैं। मौलिक अधिकारों की व्याख्या अमेरिका के संविधान से ली गई है, यानी कि अमेरिका के संविधान से जो ये मौलिक अधिकार होते हैं वो अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने आप में यूनिक क्वेश्चन है ये। अब अनुच्छेद 25 क्या बोलता है? अंतःकरण की और धर्म को अबाध रूप से मानने की तथा आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता, यानी कि अंतःकरण यानी कि हमको धर्म के प्रचार करने की और किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता है। यानी कि इसमें किसी भी धर्म को मान सकते हैं आप, या किसी धर्म या अपने धर्म का प्रचार कर सकते हैं। लेकिन अब जो कानून बना है, जो एंटी कन्वर्जन लॉ है, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है अगर आप किसी को फोर्स करके धर्म चेंज करा रहे हैं या फेक तरीके से उसका धर्म चेंज करा रहे हैं, ये कानून उसके लिए है, ना कि अगर कोई जो अपने मन से धर्म चेंज कर रहा है तो उसको पहले डीएम को बताना पड़ेगा, ताकि पुलिस पहले देख ले। 2 मंथ पहले आपको पुलिस को पहले बताना पड़ेगा, ये चीज़ को बिल्कुल राइट करना पड़ेगा कि जो धर्म चेंज हो रहा है वो किसी तरीके का फेक तरीके से नहीं हो रहा है। तो इसमें ये चीज़ है, इसलिए वो कानून बिल्कुल वैध है, अवैध नहीं है। और 26वां है कानून धार्मिक कार्यों के लिए प्रबंधन की
स्वतंत्रता, यानी कि अगर आप धार्मिक कार्य कर रहे हैं, ठीक, तो धार्मिक कार्यों के लिए आपको स्वतंत्रता है। जो धार्मिक कार्यों में लगे हुए हैं, जैसे मंदिर हुआ, मंदिर में जो लोग मंदिर के मेंटेनेंस में लगे होते हैं, यानी जो मंदिर में जो पुजारी होते हैं, उनको धार्मिक कार्यों की बिल्कुल स्वतंत्रता है। उसके लिए किसी तरीके की वो नहीं है, रोक टोक नहीं है उनके लिए। अनुच्छेद 27 क्या कहता है? किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के संदाय के बारे में फ्रीडम। तो अब इसमें 27 क्या कहता है? इसमें यह है कि सरकार, जो राज्य सरकारें हैं, वो किसी भी, जैसे कि मंदिर या भी किसी भी जो धर्म से संबंधित जो संस्थान हैं, उस पर कर नहीं लगा सकती है, यानी कि किसी तरीके का टैक्स से इनको छूट दे दी गई है। तो इसमें लिखा गया किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि, यानी कि कोई विशिष्ट धर्म के लिए अगर कोई मंदिर बना रहा है या कुछ भी संस्थान बना रहा है, तो उस पर सरकार किसी तरीके का टैक्स नहीं लगाएगी। तो इसमें हमको इस अनुच्छेद 27 में टैक्स से मुक्ति दी गई है। अनुच्छेद 28 किसी शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता, यानी कि कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार मिलता है इस अनुच्छेद से, या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन अगर राज्य सरकार अगर कोई संस्थान बनाती है, तो वह धर्म के आधार पर संस्थान बनाने का उसे अधिकार नहीं है। ये भी इसमें बाउंडेशन भी दी गई है। राज्य सरकार जब शिक्षण कोई भी संस्थान बनाएगी, तो वह धर्म के आधार पर कोई भी शिक्षण संस्थान नहीं बनाएगी। तो ये तो हो गया संविधान के एंगल से ये कानून कहाँ तक वैध है। तो ये कानून पूरी तरीके से वैध है। संविधान को देखते हुए इस कानून को बनाया गया है। अब हम देखते हैं कि यूपी के बारे में, ये जो कानून लागू होगा वो यूपी में लागू होगा। तो हमको अब पता होना चाहिए कि यूपी के बारे में हम थोड़ा जानते हैं इसमें। तो यूपी का क्षेत्रफल के बारे में जानते हैं। तो यूपी का क्षेत्रफल 2,40,928 वर्ग किलोमीटर है, जो भारत में चौथा स्थान है इसका। यानी कि क्षेत्रफल के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में चौथा स्थान है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पॉइंट को याद रखना पड़ेगा। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाले राज्य, अगर चौथा स्थान यूपी का है, तो इससे पहले भी तो 3 हैं, वो भी हमको याद होनी चाहिए। तो पहले नंबर पे राजस्थान आता है, जिसमें इसका क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, जिसका क्षेत्रफल 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। और तीसरे नंबर पे आता महाराष्ट्र, जिसका क्षेत्रफल 3,07,713 वर्ग किलोमीटर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तीनों और चारों, यानी उत्तर प्रदेश, यानी कि 1 से लेकर 4 तक बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूपी की सीमाएं, यानी कि यूपी की सीमाएं कितने राज्यों से, कितने देशों से लगती हैं, तो देखेंगे इसमें यूपी की सीमाएं 8 राज्यों से लगती हैं, और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, और 1 देश से लगती है, जिसमें मैं दिखाता हूं आपको। देखिए एक एक करके देखते हैं। अब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश से लगने वाले राज्यों की सीमाएं। तो इसमें फर्स्ट नंबर पे उत्तराखंड, सेकंड नंबर पे हिमाचल प्रदेश, थर्ड नंबर पे हरियाणा, और फोर्थ नंबर पे राजस्थान, फिफ्थ नंबर पे मध्य प्रदेश, 6 नंबर पे छत्तीसगढ़, 7th नंबर पे झारखंड, और 8 नंबर पे बिहार। तो इस तरीके से 8 राज्यों की सीमाएं उत्तर प्रदेश से लगती हैं, जिसमें देखिए आप सबसे छोटी सीमा हिमाचल प्रदेश की लगती है, और सबसे लंबी सीमा देख रहे होंगे आप, ये मध्य प्रदेश की लगती है। और 1 देश की सीमा लगती है नेपाल, और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा लगती है। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश में 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से और 1 देश से यूपी की सीमाएं लगती हैं।
अब देखते हैं यूपी का सिंबल। तो राजकीय चिन्ह मछली एवं तीर कमान, इसमें एक वृत्त में ऊपर धनुष, बीच में बहती गंगा यमुना नदियाँ और नीचे दाएं बाएं दो मछलियाँ हैं, जिसमें मछलियाँ मुगल शासकों का प्रतीक हैं और धनुष भगवान श्री राम का प्रतीक है और ये ब्लैक कलर की वेव्स जो है वो गंगा यमुना का प्रतीक है। राजकीय पेड़ अशोक का पेड़, राजकीय पुष्प पलास, ढाक या टेसू। देखो इसको मेनली जो अधिकतर नाम से जाना जाता है वो है इसका पलास, और कहीं कहीं ढाक या टेसू के नाम से भी इसे जाना जाता है, लेकिन बात एक ही है। इसके 1.5 से 2 इंच आकार के नारंगी लाल रंग के पुष्प फरवरी से मार्च के मध्य निकलते हैं। राजकीय पक्षी सारस यानी क्रेन, राजकीय पशु बारहसिंगा। तो ये पूरा वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट वीडियो लाता रहूं, तथा अपने दोस्तों को इस वीडियो का लिंक शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका फ़ायदा मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको एग्ज़ाम से संबंधित किस प्रकार की जानकारी वाली वीडियो चाहिए। थैंक यू।